आज के इस लेक्चर में हम एपिसाइक्लाइड की डेफिनेशन करेंगे और एपिसाइक्लाइड की पैरामीट्रिक इक्वेशंस ड्राइव करेंगे। इससे पहले हम टॉर्काइड, साइक्लाइड और हाइपोसाइक्लाइड की डेफिनेशन और पैरामीट्रिक इक्वेशंस ड्राइव कर चुके हैं। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो डिफाइन करते हैं कि एपिसाइक्लाइड किस तरह की कर्व को कहते हैं। अगर आपके पास एक सर्कल है जिसका रेडियस b है, ये रोल करता है विदाउट स्लिपिंग और स्लाइडिंग, रोल करते वक्त ना स्लिप करता है ना स्लाइड करता है ऑन द आउटसाइड ऑफ ए फिक्स सर्कल। एक और सर्कल है आपके पास और वो फिक्स सर्कल है, और आपका सर्कल जिसका रेडियस b है, ये इस सर्कल के आउटसाइड जो है वो रोल करता है, स्लाइडिंग और स्लिपिंग नहीं होती है। जो फिक्स सर्कल है उसका रेडियस a है। अगर आप जो रोलिंग सर्कल है उसके सरकमफ्रेंस पे एक पॉइंट फिक्स कर दें तो उस पॉइंट से जो पाथ ट्रेस होगा उस पाथ को हम कहेंगे वो एपिसाइक्लाइड है। एपिसाइक्लाइड क्या है? द पाथ ट्रेस्ड बाय ए पॉइंट ऑन द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड एन एपिसाइक्लाइड। अगर आपके पास दो सर्कल्स हैं, एक फिक्स सर्कल है जिसका रेडियस a है, एक इसके बाहर सर्कल है जिसका रेडियस b है। ये जो बाहर वाला सर्कल है वो रोल करता है स्लाइडिंग और स्लिपिंग के बगैर, और इस रोलिंग सर्कल के सरकमफ्रेंस के ऊपर आप एक पॉइंट मार्क कर लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं। जैसे जैसे सर्कल रोल करता है सरकमफ्रेंस के ऊपर वो पॉइंट भी रोल करता चला जाता है, वो पॉइंट भी मूव करता चला जाता है। उस पॉइंट की मूवमेंट से जो पाथ ट्रेस होता है उस पाथ को हम एपिसाइक्लाइड कहते हैं। एपिसाइक्लाइड किस तरह की कर्व होती है? ए और बी के चेंज होने से किस तरह की कर्व ट्रेस होती है, ये हम देखते हैं एक एनिमेशन की मदद से। हम समझते हैं एपिसाइक्लाइड को एक एनिमेशन की मदद से। आपको स्क्रीन पे ये जो ब्लू सर्कल नज़र आ रहा है, इस सर्कल का रेडियस a है, इसका सेंटर O है। ये सर्कल हमारे पास फिक्स है। इसके बाहर की साइड पे एक और सर्कल है, ये ब्लैक कलर का, इसका सेंटर C पे है, इसका रेडियस b है, और ये सर्कल जो बाहर वाला है हम इसको इस फिक्स सर्कल ब्लू वाले के ऊपर रोल करवाएंगे। ये हमने एक पॉइंट P मार्क कर लिया है इस बाहर वाले सर्कल के सरकमफ्रेंस के ऊपर। जैसे जैसे इस सर्कल को हम रोल करवाएंगे पॉइंट P मूव होगा और उसकी एनिमेशन से एपिसाइक्लाइड जो है वो बनेगी। तो हम मूव करवाने लगे हैं बाहर वाले सर्कल को। आप देखें ये जो पिंक कलर की कर्व है ये हमारे पास एपिसाइक्लाइड बन रही है। बाहर वाला सर्कल रोल कर रहा है, उसकी रोलिंग से एपिसाइक्लाइड बन रही है। ये जो फिक्स सर्कल है इसका रेडियस हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये जो बाहर सर्कल रोल कर रहा है उसका रेडियस हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंगली ये पिंक कलर की जो एपिसाइक्लाइड बन रही है वो चेंज हो जाएगी। मैं ख़ास तरह का सर्कल ले रहा हूँ कि जो सर्कल मेरे पास बाहर वाला है जिसका रेडियस b है, उसका रेडियस और अंदर वाला जो फिक्स सर्कल ब्लू कलर का है उसका रेडियस मैंने इक्वल ले लिए हैं। अब एनिमेट करवाते हैं और देखते हैं कि एपिसाइक्लाइड जो है वो किस तरह की बनेगी। अब पिंक कलर की एपिसाइक्लाइड आपके सामने बन रही है। ये हमारे पास एपिसाइक्लाइड बन गई है एक दफ़ा कंप्लीट रोलिंग से। इसी को दोबारा भी रोल करवा लेंगे तो सेम एपिसाइक्लाइड जो है वो हमारे पास स्केच हो रही है। एक और ख़ास तरह की एपिसाइक्लाइड बनाते हैं जिसमें जो बाहर वाले सर्कल का रेडियस है वो अंदर वाले सर्कल के मुकाबले में ज़्यादा है। अब जो फिक्स सर्कल है ब्लू कलर का उसका रेडियस कम हो गया है, और जो बाहर सर्कल रोल करेगा उसका रेडियस ज़्यादा हो गया है। अब एनिमेट करते हैं और देखते हैं कि बाहर वाले सर्कल के रोल करने से जो एपिसाइक्लाइड बन रही है वो किस तरह की बन रही है। अब जो एपिसाइक्लाइड है वो आपके सामने है। ये एपिसाइक्लाइड हमने बनाई है इस बाहर वाले सर्कल को 2 दफ़ा रोल करके। अगर आप इसको मज़ीद रोल करवाएंगे तो इसी तरह से ये पिंक कलर की एपिसाइक्लाइड जो है वो बनती चली जाएगी। जब हमने दोनों सर्कल्स का रेडियस सेम रखा था तो आपने देखा था कि एपिसाइक्लाइड वाली कर्व जिस पॉइंट से शुरू हुई थी दोबारा उसी पॉइंट पर आकर ख़त्म हो गई थी।
जब हमने बाहर वाले रोलिंग सर्कल का रेडियस बड़ा रखा है तो हमारे पास जो एक रोटेशन के बाद कर्व दोबारा पुराने सर्कल को मिली है वो ज़रा थोड़ा सा आगे जाकर मिली है, और इस तरह से ये बार बार आगे बढ़ती चली जाएगी और हमारे पास एपिसाइक्लाइड जो है वो बनती चली जाएगी। और एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमारे पास जो बाहर वाले सर्कल का रेडियस है वो अंदर वाले सर्कल के रेडियस के मुकाबले में हाफ है। अब फिक्स सर्कल का रेडियस डबल है और जिस सर्कल ने रोल करना है उसका रेडियस हाफ है। अब एनिमेट करवाते हैं और देखते हैं ये जो हमने आउटर सर्कल पे, रोलिंग सर्कल पे पॉइंट P फिक्स किया है उससे बनने वाली एपिसाइक्लाइड की शेप किस तरह की है, ये आपके सामने है। हाफ सर्कल पे दोबारा पॉइंट जो है वो बड़े सर्कल को मिल गया था, फिर हाफ सर्कल के बाद दोबारा उसी जगह पर मिल गया, और इसी तरह से ये कंटिन्यूसली एपिसाइक्लाइड हमारी स्केच होती चली जाएगी। एक और एपिसाइक्लाइड स्केच करते हैं जिसमें रोलिंग सर्कल का जो रेडियस है वो फिक्स सर्कल के रेडियस का 1/3 है। आप गैस कर सकते हैं कि इस दफ़ा यहाँ से एक दफ़ा यहाँ कहीं आकर मिल जाएगा एपिसाइक्लाइड इस फिक्स सर्कल को, फिर दूसरी दफ़ा और तीसरी दफ़ा एग्जैक्टली यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। तो ज़रा एनिमेशन देखते हैं। ये एक लूप बन गया समझ लें, ये दूसरा, और ये दोबारा उसी पॉइंट पर, और इस तरह से आप सर्कल को रोल करते चले जाएं तो इसी तरह से सेम एपिसाइक्लाइड जो है वो स्केच होती चली जाएगी, कर्व रिपीट होती चली जाएगी। तो अगर रोलिंग सर्कल का रेडियस फिक्स सर्कल के मुकाबले में 1/4 हो जाए तो आप गेस कर सकते हैं कि जो एपिसाइक्लाइड बनेगी वो किस तरह की बनेगी। जब भी एग्जैक्टली रोलिंग सर्कल का जो रेडियस है वो 1/3, 1/4 या 2 टाइम्स या 3 टाइम्स है तो एपिसाइक्लाइड की कर्व हमेशा सेम रिपीट होती चली जाएगी। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक रेशो नहीं है दोनों के रेडियाई की तो फिर हमने पहले देखा था जिसमें B बड़ा था और A स्मॉल था कि जैसे जैसे सर्कल बाहर वाला रोल करता चला जाता है, एक रोटेशन कंप्लीट करता है, दूसरी करता है, तीसरी करता है, सेम कर्व स्केच नहीं होती, एपिसाइक्लाइड जो है वो डिफरेंट आती चली जाती है। तो आपने एनिमेशन की मदद से देखा है कि जो एपिसाइक्लाइड है वो किस तरह की कर्व होती है। अब हम एपिसाइक्लाइड की पैरामीट्रिक इक्वेशंस ड्राइव करेंगे। आपने एनिमेशन में डिफरेंट एपिसाइक्लाइड्स देखी हैं, उनमें से सबसे पहले मैं आपके सामने ये एपिसाइक्लाइड की एक इमेज बना रहा हूँ। ये उस वक्त है जब हमारे पास जो बाहर वाला सर्कल है उसका रेडियस अंदर वाले सर्कल का 1/3 हो। तो ऐसी सूरत में पूरी एक रेवोल्यूशन में पैरामीटर की वैल्यू 0 से 2 पाई तक चेंज होने में इस तरह की 3 आर्क्स जो है वो ट्रेस होती हैं इस सर्कल के ऊपर। और दूसरा स्पेशल केस जिसमें B जो है हमारे पास A से बड़ा हो, जो बाहर वाला सर्कल है उसका रेडियस B अंदर वाले सर्कल के रेडियस से बड़ा हो और बाहर वाले सर्कल को आप रोल करवाएं तो जो हमारे पास एपिसाइक्लाइड बनती है वो आपके सामने है। इस वक्त एक रोटेशन के बाद 0 से 2 पाई की पैरामीटर की वैल्यूज़ के लिए यहाँ पर कर्व आती है, उसके बाद इसी तरह से ये कर्व जो है आगे ट्रेस होती चली जाती है। जैसे जैसे आप इसको रोल करवाते चले जाएंगे आपकी एपिसाइक्लाइड बनती चली जाएगी। जबकि इस केस में आप बाहर वाले सर्कल को जितनी दफ़ा मर्जी रोल करवाते चले जाएं हमेशा यही सेम कर्व जो है वो ट्रेस होती चली जाएगी। एक और स्पेशल केस देख लेते हैं जिसमें B और A इक्वल हैं, बाहर वाले सर्कल और अंदर वाले सर्कल का रेडियस इक्वल है, तो ये आपके पास एपिसाइक्लाइड है। एपिसाइक्लाइड जो है वो हमने देख ली डिफरेंट टाइप्स की, A और B के चेंज होने से किस तरह की एपिसाइक्लाइड्स बनते हैं। ज़रा एपिसाइक्लाइड की पैरामीट्रिक इक्वेशंस ड्राइव करते हैं, इस बात पे डिपेंड करते हुए नहीं कि A और B में क्या रिलेशन है। A और B में जो मर्जी रिलेशन मौजूद हो, पैरामीट्रिक इक्वेशन जो हम ड्राइव करेंगे वो इनमें से बनने वाली हर एपिसाइक्लाइड को रिप्रेजेंट करेंगी। फर्ज कर लेते हैं ये हमारे पास रोलिंग सर्कल है बाहर वाला जिसका रेडियस B है, ये हमारे पास फिक्स सर्कल है। ये जो रोलिंग सर्कल है इसके ऊपर जो पॉइंट P हमने मार्क किया है वो इनिशियली पॉइंट A पर था,
जब हमने इस सर्कल को यूँ रोल करवाया तो पॉइंट P की ये किसी भी इंस्टेंट के ऊपर पोजीशन है। इस पॉइंट P की पैरामेट्रिक इक्वेशन ड्राइव करना चाहते हैं। अभी तक मैंने जो बातें कही हैं ज़रा उनको लिख लेते हैं। Pxy जो है वो हमारे पास पॉइंट है जो कि एपिसाइक्लाइड को ट्रेस कर रहा है। A जो है वो पॉइंट है जहाँ पर P इनिशियली था, यहाँ पर ये पॉइंट P इनिशियली मौजूद था। ये रोलिंग सर्कल फिक्स सर्कल को इनिशियली पॉइंट A पर टच कर रहा था। O अज्यूम कर लेते हैं ये जो फिक्स सर्कल है इसका सेंटर है। C अज्यूम कर लेते हैं जो रोलिंग सर्कल है उसका सेंटर है। और ये जो हमारे पास पॉइंट P इस वक्त किसी भी इंस्टेंट पर यहाँ पर मौजूद है, इसमें ख़ास बात है। क्या ख़ास बात है कि C, O और A का जो एंगल है वो थीटा है। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और O, C और P एंगल जो है वो फाई है। हमारे पास किसी भी इंस्टेंट पर P इस तरह से है कि जो एंगल हमारे पास COA है वो थीटा और एंगल OCP जो है वो फाई है। एंगल COA की मेजरमेंट थीटा है, एंगल OCP की मेजरमेंट फाई है। हम इस पॉइंट PXY की पैरामीट्रिक इक्वेशंस किसी एक पैरामीटर थीटा या फाई की शक्ल में ड्राइव करेंगे और हम ड्राइव करेंगे थीटा की शेप में। फाई और थीटा की आपस में क्या रिलेशन है, सबसे पहले हम ये ड्राइव करने लगे हैं। उसके लिए आपको याद होगा, अगर आपके पास एक सर्कल हो, ऐसा सर्कल जिसका रेडियस r हो, आप इस सर्कल के ऊपर एक आर्क लें जिसकी लेंथ l और जिस आर्क का सेंटर पे एंगल थीटा हो, तो l हमारे पास इक्वल हुआ करता है r थीटा के। इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं और थीटा और फाई की आपस में रिलेशन मालूम करते हैं। ये पॉइंट P इनिशियली यहाँ था, सर्कल ने रोल किया, सर्कल के रोल करने से ये वाली आर्क AT और आर्क TP की लेंथ इक्वल है। इसी बात को हम नोट करते हैं कि आर्क AT और आर्क TP की लेंथ इक्वल है। आर्क AT की लेंथ कैलकुलेट करते हैं। इस आर्क AT का सेंटर पे एंगल थीटा और इस सर्कल का रेडियस हमने कितना कहा है, A कहा है। तो L इज इक्वल टू आर थीटा के फार्मूले से AT की लेंथ जो है वो A थीटा हो गई, AT की लेंथ A थीटा हो गई। और आर्क TP की लेंथ, ये आर्क TP इस सर्कल पे है, इस आर्क TP का सेंटर पे एंगल फाई है, इस सर्कल का रेडियस B है, तो यही L इज इक्वल टू आर थीटा के फार्मूले से जो आर्क TP की लेंथ है वो B इंटू फाई हो गई। A थीटा इज इक्वल टू B फाई आ गया। जैसा कि मैंने कहा हम मालूम करेंगे पैरामीट्रिक इक्वेशंस थीटा की शक्ल में, तो यहाँ से फाई को इन टर्म्स ऑफ थीटा कैलकुलेट कर लेते हैं और फाई की वैल्यू आ गई A ओवर B थीटा। इसका हम अभी थोड़ी देर में इस्तेमाल करेंगे। मुझे मालूम करनी है पॉइंट P x और y की पैरामीट्रिक इक्वेशंस। उसके लिए मैं इस्तेमाल करूंगा वेक्टर एडिशन का हेड टू टेल रूल और मैं इस्तेमाल करूंगा कि वेक्टर OP जो है वो इक्वल है वेक्टर OC प्लस वेक्टर CP के। वेक्टर OP इक्वल है OC और CP वेक्टर्स के सम के। अब मुझे कैलकुलेट करना है वेक्टर OC और CP। वेक्टर OC कैलकुलेट करने के लिए C से x एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया और ये x एक्सिस पर जिस पॉइंट पर मिला है उसको हमने D पॉइंट कह लिया। पॉइंट C से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर CD ड्रा कर लिया। ड्रा परपेंडिकुलर CD फ्रॉम C ऑन x एक्सिस और ट्राइंगल कंसिडर कर लेते हैं OCD। ट्राइंगल OCD से OC जो है वो इक्वल है OD प्लस DC के। वेक्टर OC हेड टू टेल रूल से इक्वल है OD प्लस DC के। OD और DC कैलकुलेट कर लें तो वेक्टर OC मेरे पास कैलकुलेट हो जाएगा। वेक्टर OC की लेंथ सबसे पहले देखते हैं कितनी है। O से लेकर T तक की लेंथ, इस फिक्स सर्कल का रेडियस A है, T से C तक की लेंथ, इस रोलिंग सर्कल का रेडियस B है, तो ये टोटल लेंथ A प्लस B है। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ये एंगल थीटा है, हाइपोटेनस A प्लस B है, तो थीटा के साथ वाली साइड A प्लस B कॉस थीटा हो जाएगी और थीटा के सामने वाली साइड A प्लस B
साइन थीटा हो जाएगी। अब अगर मुझे वेक्टर ओडी निकालना है, ओडी की लेंथ मेरे पास मौजूद है a प्लस बी कॉस थीटा, और इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाली है यानी आई वाली है, तो ये a प्लस बी कॉस थीटा आई। और अगर मुझे वेक्टर DC मालूम करना है, DC की लेंथ a प्लस बी साइन थीटा, DC की डायरेक्शन अपवर्ड है पॉजिटिव y एक्सिस वाली, इस तरफ वेक्टर j, तो मेरे पास वेक्टर OD जो है हम उसकी जगह लिख सकते हैं a प्लस बी कॉस थीटा आई, और DC की जगह a प्लस बी साइन थीटा j। मैंने वेक्टर कैलकुलेट कर लिया है OC। दूसरे मुझे कैलकुलेट करना है वेक्टर CP। वेक्टर CP कैसे कैलकुलेट किया जाए? वेक्टर CP कैलकुलेट करने के लिए इस CP लाइन को एक्सटेंड कर दिया एक्स एक्सिस तक। फर्ज करें ये एक्स एक्सिस को मीट की है लाइन पॉइंट F पर। हमने एक्सटेंड कर लिया CP को कि ये एक्स एक्सिस को मीट कर रही है पॉइंट F पर। ट्राइंगल हम ले रहे हैं CO और F। ट्राइंगल COF के अंदर या ट्राइंगल OCF के अंदर, ट्राइंगल OC और F के अंदर ये एंगल हमें मालूम है थीटा, ये एंगल हमें मालूम है फाई, ये एंगल हम मालूम करना चाहते हैं। कैसे मालूम होगा? किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम पाई होता है। अगर आपको दो एंगल्स मालूम है तो थर्ड एंगल पाई में से उन दोनों को माइनस करके मालूम कर सकते हैं। ये एंगल CFO या OFC इक्वल होगा पाई माइनस थीटा माइनस फाई के। एंगल OFC पाई माइनस थीटा माइनस फाई के इक्वल है। इस वक्त मैंने एंगल OFC कैलकुलेट कर लिया है, लेकिन असल ऑब्जेक्टिव मेरा क्या है कि मैं वेक्टर CP कैलकुलेट कर सकूं। इस वेक्टर CP को कैलकुलेट करने के लिए P से इस लाइन CD के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करें। इस परपेंडिकुलर को हम कह लेते हैं PE। तो ड्रा किया परपेंडिकुलर PE फ्रॉम P ऑन CD। पहले हम बात करते हैं ट्राइंगल CDF की। ट्राइंगल CDF की हम बात करने लगे हैं। ये वाला एंगल अभी हमने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया था, पाई माइनस थीटा माइनस फाई के इक्वल है। ये एंगल 90 का है क्योंकि हमने C से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा किया था। ये एंगल फिलहाल मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं। तो कैसे कैलकुलेट होगा? तीनों एंगल्स का सम पाई में से ये दोनों एंगल्स माइनस कर लेते हैं। तो एंगल DCF पाई में से माइनस कर लिया पाई बाई 2 को और पाई माइनस थीटा माइनस फाई को। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा थीटा प्लस फाई माइनस पाई बाई 2। मेरे पास ये एंगल कैलकुलेट हो गया है। ये वाला एंगल C पे बनने वाला यानी एंगल ECP कैलकुलेट हो गया है। ये एंगल आया है मेरे पास थीटा प्लस फाई माइनस पाई बाई 2। अब मैं कंसिडर कर रहा हूं ट्राइंगल CEP। ट्राइंगल CE और P कैलकुलेट करना था CP। हेड टू टेल रूल से वेक्टर CP को लिखा जा सकता है CE प्लस EP। ये इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेनस है, इस रोलिंग सर्कल का रेडियस B। ये एंगल हम कैलकुलेट कर चुके, थीटा प्लस फाई माइनस पाई बाई 2। मुझे CE और EP कैलकुलेट करने हैं। एंगल के साथ वाली साइड हाइपोटेनस B इंटू इस एंगल का कॉज हो जाएगी, यानी CE की लेंथ B इंटू कॉज ऑफ दिस एंगल, और इस एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेनस B इंटू दिस एंगल का साइन। तो हम वेक्टर CP को लिखने लगे हैं CE प्लस EP। और वेक्टर CE कैसे बनेगा? ये लेंथ, इसकी लेंथ हमने देखी क्या होगी, हाइपोटेनस और इस एंगल का कॉस B कॉस थीटा प्लस फाई माइनस पाई बाई 2। और इसकी डायरेक्शन नीचे को है, नीचे को नेगेटिव y एक्सिस, और नेगेटिव y एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर माइनस J। और EP की मैग्नीट्यूड B इंटू साइन और EP की डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाली यानी I वाली। तो वेक्टर EP हो जाएगा B इंटू साइन थीटा प्लस फाई माइनस पाई बाई 2 और यूनिट वेक्टर I। इसको थोड़ा सा करते हैं सिंप्लीफाई।
इसको अल्फ़ा और इसको बीटा लेते हुए कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला इस्तेमाल करें, इसको अल्फ़ा और इसको बीटा लेते हुए साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला इस्तेमाल करें और सिंप्लीफाई करें, तो ये मेरे पास चेंज हो जाएगा कॉस साइन के अंदर और π/2 बीच में से गायब हो जाएगा। इसमें साइन चेंज हो जाएगा कॉस के अंदर और π/2 बीच में से गायब हो जाएगा। इसकी दफ़ा साइन भी चेंज हो जाएगा। ये माइनस यहाँ पर लिख लिया, ये साइन को कॉस में तब्दील करते हुए साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला इस्तेमाल करते हुए माइनस आ गया। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। CP बन गया -b साइन थीटा प्लस फाई जे और -b कॉस थीटा प्लस फाई आई। कैलकुलेट क्या करना था? कैलकुलेट करना था वेक्टर OP। वेक्टर OP को हम लिख चुके हैं वेक्टर OC प्लस CP। वेक्टर OC हम थोड़ी देर पहले कैलकुलेट कर चुके कि वेक्टर OC है a प्लस बी कॉस थीटा आई प्लस a प्लस बी साइन थीटा जे। वेक्टर CP हमने ये कैलकुलेट कर लिया है। इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो मेरे पास OP वेक्टर का आंसर आ जाएगा। OP वेक्टर यानी xi प्लस yj वेक्टर का आंसर आ जाएगा। कोफिशिएंट्स i और j के कंपोनेंट्स को इक्वेट करेंगे तो मेरे पास x और y की पैरामीट्रिक इक्वेशंस आ जाएंगी। लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम है अभी, और वो थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त दो पैरामीटर्स आ रहे हैं, थीटा और फाई। इसमें तो थीटा ही है लेकिन इसमें थीटा और फाई दो पैरामीटर्स हैं। जो पैरामीटर फाई है हम इसको एलिमिनेट कर लेते हैं। कैसे एलिमिनेट कर लें? इस रिलेशन का इस्तेमाल करते हुए कि फाई किसके इक्वल है, a ओवर बी थीटा के। तो इस इक्वेशन में जो फाई है उसकी जगह a ओवर बी थीटा लिख लेते हैं। तो मेरे पास CP वेक्टर आ गया -b साइन थीटा, फाई की जगह a ओवर बी थीटा, ये j एज इट इज -b कॉस थीटा, फाई की जगह a ओवर बी थीटा। और इसमें से थीटा कॉमन ले लें, b एलसीएम ले लें तो CP आ जाएगा -b साइन a प्लस बी ओवर बी थीटा j -b। इसमें भी इसी तरह से थीटा कॉमन ले लें और b एलसीएम ले लें तो cos a प्लस बी ओवर बी थीटा आई। ये मेरे पास वेक्टर CP पैरामीटर थीटा की शक्ल में मौजूद है, वेक्टर OC पैरामीटर थीटा की शक्ल में मौजूद है। मुझे वेक्टर OP कैलकुलेट करना है और OP को हम लिख सकते हैं OC प्लस CP। इसमें OC की ये वाली वैल्यू और CP की ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। लेफ्ट साइड पे OP को हमने लिख लिया xi प्लस yj लिख सकते हैं। बिल्कुल, O के कोऑर्डिनेट्स 0 0, P के कोऑर्डिनेट्स x, y, तो हेड में से टेल के कोऑर्डिनेट्स माइनस कर लें, xi प्लस yj OP हो गया। OC की ये वाली वैल्यू हमने लिख ली और CP की ये वाली वैल्यू हमने लिख ली। अब I और J के जो कंपोनेंट्स हैं वो राइट साइड पर इकट्ठे कर लेते हैं। I वाली ये दो टर्म्स हैं हमारे पास, इन दोनों को इकट्ठा कर लें तो a प्लस बी कॉस थीटा माइनस बी कॉस a प्लस बी ओवर बी थीटा आई। और बाकी जो दो j वाली टर्म्स हैं इन दोनों में से j को कॉमन ले लें तो a प्लस बी साइन थीटा माइनस b साइन a प्लस बी ओवर बी थीटा j। और दोनों साइडों पर i और j के कोफिशिएंट्स को, i और j वाले कंपोनेंट्स को इक्वेट कर लेते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई a प्लस बी कॉस थीटा माइनस बी कॉस a प्लस बी ओवर बी थीटा, और y की वैल्यू आ गई a प्लस बी साइन थीटा माइनस बी साइन a प्लस बी ओवर बी थीटा। यही जो है हमारे पास एपिसाइक्लाइड की पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं। हमने एपिसाइक्लाइड को डिफाइन किया, हमने एपिसाइक्लाइड की पैरामीट्रिक इक्वेशंस ड्राइव की, हमने देखा कि A और B को चेंज करते चले जाएं तो एपिसाइक्लाइड डिफरेंट शेप्स की बनती चली जाती हैं। ये हमारे पास जो पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं ये हर एपिसाइक्लाइड की इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं। A और B जो मर्जी लिए जाएं, बस चूंकि ये रेडियाई हैं सर्कल्स के, इनको हमने पॉजिटिव लेना है। A और B सेम हो, A और B में से कोई एक छोटा कोई दूसरा बड़ा हो, हर केस के लिए ये इक्वेशंस काम कर रही हैं। एक स्पेशल केस की पैरामीट्रिक इक्वेशंस ड्राइव कर लेते हैं और वो स्पेशल केस है कि जब B और A हमारे पास इक्वल हों। हम देख चुके हुए हैं कि जब A और B इक्वल होते हैं तो हमारे पास जो एपिसाइक्लाइड बनती है उसकी शेप कुछ इस तरह की होती है। और उसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस कैसे ड्राइव की जाएं? जो हमारे पास जनरल पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं एपिसाइक्लाइड की, इन पैरामीट्रिक इक्वेशंस में B की जगह हम A लिख लेते हैं। तो पहले x वाली इक्वेशन में B की जगह A लिख लें तो हमारे पास
क्या बन जाएगी इक्वेशन, a प्लस ए कॉस थीटा माइनस ए, यहाँ b की जगह a आ जाएगा, a प्लस ए ओवर a थीटा, ये a प्लस ए 2a हो जाएगा, तो x इक्वल टू 2a कॉस थीटा, ये a यहाँ पर a प्लस ए 2a हो जाएगा, उसमें a ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, 2 थीटा। तो x की इक्वेशन आ गई 2a कॉस थीटा और a कॉस 2 थीटा। ये इस वाली एपिसाइक्लाइड की पैरामीट्रिक इक्वेशन में से x की इक्वेशन है, और y की इक्वेशन इसी तरह से इस दूसरी इक्वेशन में b की जगह a सब्स्टिट्यूट कर लें तो y की इक्वेशन आ जाएगी 2a साइन थीटा माइनस a साइन 2 थीटा। तो ये फाइनली हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस आ गई हैं उस स्पेशल एपिसाइक्लाइड की, जिसमें हमारे पास दोनों सर्कल्स के रेडियाई जो हैं वो सेम हैं। आज हमने एपिसाइक्लाइड की डेफिनेशन की है और एपिसाइक्लाइड की पैरामीट्रिक इक्वेशन ड्राइव की हैं। एपिसाइक्लाइड का एक स्पेशल केस जिनमें दोनों सर्कल्स के रेडियाई सेम हो, उसकी भी पैरामीट्रिक इक्वेशन हमने ड्राइव की हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं।